नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मंजीत माथुर जी से, जो कि अधिवक्ता हैं। 21 सालों से रोहिणी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में हैं और एक समय पहले ये सह सचिव भी रहे हैं बार एसोसिएशन रोहिणी के अंदर। आज ये सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका बैलेट नंबर 1 है। हम जानना चाहेंगे कि अगर ये जीत के आते हैं तो क्या सुविधा देंगे अधिवक्ताओं को। हम बात करेंगे हर मुद्दे पे आज इनसे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल भारत पे। तो स्वागत है आपका मंजीत जी। नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं भारत डिजिटल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं को और कोर्टों को भी डिजिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा चुभता हुआ क्वेश्चन है, ये जानना चाहूँगा कहाँ समस्या आती है वकीलों को न्याय दिलाने में कि डिजिटल इंडिया हो रहा है पर समस्या है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आज के युग में डिजिटल का एक अपना महत्व है। हमारे यहाँ जो चैम्बर्स है, जो एक कोर्ट जो चल रही है, करीब 7-8 साल से चैम्बर जो अलॉटमेंट हुई है हमारी, तो यहाँ जो नेटवर्क की जो समस्या है वो काफ़ी लंबी है। वाईफाई नहीं है हमारे यहाँ, जो इंटरनेट है एक उसकी समस्या है, मोबाइल के जो कनेक्शंस है, जो नेटवर्क है वो नहीं आता, बहुत पुअर क्वालिटी है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि तुरंत प्रभाव से जल्द इस समस्या का समाधान हो, जिससे वकील भाइयों का समय बच सके, वो अच्छी तरह अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं, ये कोविड के दौरान जो कोर्ट में हियरिंग हो रही है वो 2 तरीके से हो रही है, फिजिकल हियरिंग और एक वर्चुअल हियरिंग। तो वर्चुअल हियरिंग में हमें एक नेट की, एक इंटरनेट की जो है वो सुविधा चाहिए। चाहे वो फ़ोन से हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सुविधा चाहिए। उसके लिए एक अच्छा नेटवर्क होना अनिवार्य है। हमारे यहाँ नेट की बहुत ज़्यादा विकट समस्या है, खासकर जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स है, टॉप फ्लोर्स, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। हम तुरंत प्रभाव से कोशिश करेंगे। मेरे को सेवा का मौका मिला तो मैं तुरंत इस समस्या का समाधान करूँगा। दूसरा, आप कोविड के दौरान आपने भी सुना होगा और सारे वकील भाई भी जानते हैं कि कोर्ट प्रेमाइसिस में कोविड के कारण कोर्ट रूम्स में एक शीशे का एक पार्टीशंस हो रखा है और प्लास्टिक की शीट भी लगा रखी है, जिससे एक वकील और एक जज के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हो नहीं रहा। आवाज़ नहीं आ रही। जज साहब ऑर्डर लिखवाते हैं तो कई बार हमें सुनाई नहीं देता कि जज साहब ने क्या बोला। वकील साहब आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं, वो जज साहब को नहीं सुनाई देता। मतलब न्याय में समस्या आ रही है। न्याय में बिल्कुल समस्या आ रही है। कम्युनिकेशन गैप आएगा तो न्याय में समस्या आएगी। हम अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर तरीके से जज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उनके सामने आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको सुनने में भी दिक्कत आती है। यही समस्या नेटवर्क के कारण आती है। हम हियरिंग कर रहे हैं, जज साहब उधर से हेलो हेलो करते रहते हैं, आई एम ऑडिबल, बिल्कुल सुनाई नहीं देता कई बार, और बिल्कुल डेट पे डेट मिली जा रही है। तो नेटवर्क की समस्या बड़ी विकट है। मतलब ये है कि आप योग्य भी हैं, आप अपने जो क्लाइंट है उसके प्रति समर्पित भी हैं, पर कुछ टेक्निकल कारण से आप अपनी बात रखने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वकीलों का जो समय है वो बड़ा कीमती है। इस नेटवर्क की वजह से उनका समय बहुत बर्बाद होता है। क्लाइंट फ़ोन करते हैं, वकील साहब हेलो हेलो करते रह जाते हैं, फ़ोन कटता है, एक झुंझलाहट होती है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। क्लाइंट भी परेशान होते हैं क्योंकि वकील साहब को वो प्रॉपर बता नहीं पाते वो कोर्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हियरिंग है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही विकट समस्या हमारे चैम्बरों के लिए, और ये 6-7 साल से पेंडिंग है समस्या। तुरंत प्रभाव से मैं कोशिश करूँगा आते ही इस समस्या का समाधान हो। जब जगह ज़्यादा थी, अधिवक्ता भी कम थे और आसानी से न्याय मिलता था क्योंकि केस भी कम थे। अब अधिवक्ता बहुत हो गए, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो शायद उनके लिए आज सीटिंग की भी समस्या है। तो कहाँ देखते हैं आप, आपकी निगाह में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सोल्व की जा सकती हैं, अधिवक्ताओं को, युवाओं को आसानी होगी आपके जीतने के बाद? हमारे यहाँ जो युवा साथी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जी, और जो चैम्बर अलॉटमेंट हुई है वो एक स्वाभाविक है कि वो जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको चैम्बर मिले हैं जी। हमारे युवा साथियों को बैठने की सुविधा बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का
एक अरेंजमेंट करना चाहिए अपने युवा साथियों के लिए, जिसमें वो बैठ के प्रैक्टिस कर सके और अपने क्लाइंटों को डील कर सके। तो मेरा प्रयास रहेगा यहाँ और सीटों का यहाँ अरेंजमेंट करवाए, और जो पेंडिंग चैम्बर्स जो पड़े हुए हैं अभी, जिनमें वेटिंग लिस्ट है, उनको तुरंत प्रभाव से हम अलॉट करेंगे। ये मेरा मानना है। जैसा कि आपने देखा, पूरा साल कोविड के दौरान बीता, लोग परेशान रहे, पैसा लोगों की जेब में था नहीं, कोर्ट का काम रुक गया था। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक आम अधिवक्ता होता है वो समाज की सेवा कर रहा होता है। चैम्बर का किराया ज़्यादा है, आप उसको, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक वकील, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन किराया तो देना पड़ेगा उसको। उसके दर्द को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना, कोविड के दौरान वकीलों ने बहुत कुछ सहा है, फाइनेंशियली उनकी कमर टूट गई है। तो मेरा मानना है, और हम कोशिश करेंगे, हाई कोर्ट से भी प्रार्थना करेंगे कि जो कोविड के दौरान जो चैम्बर बंद रहे हैं, उस दौरान उस पीरियड का जो रेंट है उसको माफ़ किया जाए। और हमारे यहाँ जो चैम्बर्स का रेंट है वो और कोर्टों के मुकाबले ज़्यादा है। जैसे कि साकेत में 750 रुपये पर मेंबर, द्वारका में 500 रुपये पर मेंबर, और हमारे यहाँ 1000 रुपये पर मेंबर, और सुविधाएं वहाँ के मुकाबले बहुत कम है। तो इसको भी हमारा प्रयास रहेगा, इस रेंट को भी उनके ही इक्वल कराया जाए, 500 रुपये के करीब करवाया जाए और सुविधा को बढ़ाया जाए। अब कुछ हम बात कर लेते हैं अपनी पब्लिक की। जैसा कि एक आम आदमी कोर्ट में आता है तो वकील बड़े पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, अपने क्लाइंट कहते हैं जी मैं अपने क्लाइंट के लिए सब कुछ कर दूंगा। लेकिन समस्या कभी का उत्पन्न ये होती है कि क्लाइंट आता है, वो चाय बोलते हैं, या मान लीजिए किसी भी जगह पे किसी कोर्ट की बात होती है, तो उनके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था होगी, कैंटीन की क्या व्यवस्था रहेगी आपके लिए? पब्लिक की तो दूर की बात है, या वकीलों के लिए सुविधाएं नहीं है। हमारे जो वकील साथी है, अगर बाई चांस किसी मजबूरी के कारण अपना कुछ लंच वो नहीं ला पाते, तो यहाँ कैंटीन है ही नहीं, और जो है वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, वकील अपनी डिग्निटी दिखाना चाहता है भाई, अपना सम्मान करना चाहता है लोगों को कि भाई मेरी सीट में मैं अगर बैठा हूँ तो मेरा कोई क्लाइंट आए तो मैं बेल बजाऊँ, चाय आ जाए या मैं पिला सकूँ। तो यहाँ कैंटीन है, उपलब्ध है पूरी पर्याप्त, या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि होनी चाहिए? और बिल्कुल ये विकट समस्या है। हम चाय के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता, समय की बड़ी बर्बादी होती है। क्लाइंट बैठा रहता है, हम चाय के लिए बोलते हैं, 15 मंजिल ये अपना चैम्बर ब्लॉक है, नीचे से चाय आने में 1 घंटा लगता है। मेरा मानना है फ्लोर वाइज यहाँ कुछ चाय की कैंटीन्स और कुछ ऐसी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए, जिससे हम अपने क्लाइंट को भी और खुद भी उन चीज़ों को तुरंत, उन सुविधाओं का हम अपने लिए प्रयोग कर सके और हमारे समय का एक सदुपयोग हो सके। यहाँ पे बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, कैंटीन के लिए, फूड कोर्ट के लिए, अपने भाइयों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, और जो पब्लिक आती है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है काम करने की। और ये काफ़ी दिन से समस्या पेंडिंग है, और मैं आप भाइयों की सहयोग से अब मैं चुना गया, मैं तुरंत इस समस्या का समाधान करूँगा। सर, आपने हमारी हर बात का जवाब दिया। अब एक बात करते हैं, पूरे जो देश जिस चीज़ का सामना करना है, कोविड की, कोविड में जगह जगह कैंप लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, अधिवक्ता भाई बंधु हमारे इतना समय नहीं दे पाते परिवार को, उनका भी परिवार इस चीज़ का सामना कर रहा है। क्या कोविड के लिए कुछ आपने सोचा कि कोर्ट के अंदर कोई कैंप होना चाहिए, कुछ होना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी काफ़ी सीनियर अधिवक्ता है और क्लाइंट्स भी है और उनकी फैमिली भी है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ कि एक वैक्सीनेशन सेंटर बनवाया जाए, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनके वैक्सीन लग सके, कि जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो, और उनकी फैमिली के लिए भी सुविधाएं करवाएंगे तुरंत प्रभाव से। हम यहाँ पे एक सेंटर की बहुत ही जल्द आवश्यकता है, जो हम खुलवाएंगे यहाँ पे आप लोगों के सहयोग से, सब मेंबर के सहयोग से, गवर्नमेंट के सहयोग से जल्दी एक वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ खुलना चाहिए, मेरा मानना है जी। अब हमने अभी तक जो भी बातें करी हैं, हमने आधे भारत की, आधी दुनिया की बात करी। अब हम आधी आबादी जो बची हुई है उसकी हम बात करते हैं कि लगातार हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, महिला अधिवक्ता भी बढ़ रही हैं। तो क्या यहाँ पे महिलाओं के लिए आपके आने के बाद कोई सुविधा होगी? अभी आपकी निगाह में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा महिला अधिवक्ताओं को, आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हमारे यहाँ करीब 700 लेडी मेंबर प्रैक्टिस में है जी, जो रेगुलर प्रैक्टिस में 700, जिनको वोटिंग राइट भी है और रेगुलर आते हैं वो।
लेकिन हमारे यहाँ पहले एक बड़ा लेडी बाथरूम होता था फर्स्ट फ्लोर में कोर्ट प्रेमाइसिस में जी। वो किन्हीं कारणों से प्रेशर में आके जो पास्ट में कमेटियाँ थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जो लेडी बाथरूम है वो बड़ा ही एक कंजस्टेड सा एरिया है, आप यूँ कह सकते हैं एक मजबूरी वाला लेडी बाथरूम है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर ही एक बड़ा लेडी बाथरूम बनाया जाए, जिसके अंदर केबिन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें लेडी जो एडवोकेट्स है वो अपने क्लाइंट्स को डील कर सके। एक माहौल हम बनाएंगे कि वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके, अपने मान सम्मान को मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस कर सके। जी, बहुत अच्छा। अब एक चीज़ और कि जैसा कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें और प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क होता है। जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत सारे युवा वकीलों को कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या उनके लिए कुछ प्रैक्टिस या कुछ ऐसी चीज़ें बताए शुरू की जाएं कि जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने में आसानी हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जो युवा साथी है, जो नए वकील है, जो पढ़ के आते हैं फैकल्टी से इधर से, वो थ्योरेटिकल तो पढ़ के आते हैं जी। जब प्रैक्टिकल उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसीजर कैसे फॉलो करना, उनको समस्याएं आती है। तो उसके लिए हम यहाँ सेमिनार्स रखेंगे जी। सीनियर्स को बुलाएंगे, जजेस को बुलाएंगे। एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, बेल है, स्टे है, उन पे रेगुलर सेमिनार्स करेंगे। जो हमारा ड्राफ्टिंग स्किल है, वर्किंग स्किल है, एक उसमें एक स्तर में सुधार हो हमारे, ये बड़ी आवश्यकता है यहाँ। वेरी गुड। एक चीज़ बहुत बड़ी देखने में आई है कि अब जो पहले दिल्ली में लोग रहते थे, या ये कहें कि दिल्ली से बाहर के आसपास के लोग हैं, रहते हैं, मान लो गुड़गांव रह रहे हैं, नोएडा रह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस वो दिल्ली में कर रहे हैं या आपके रोहिणी कोर्ट में कर रहे हैं, उनको कुछ छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कहते हैं भैया आप हमारे मेंबर नहीं हैं, उन्हें सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वकीलों को दी है जी, लेकिन उसमें भेदभाव हुआ है, बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। जो बीसीडी में एनरोल्ड मेंबर है, मेरा मानना सबको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन एनसीआर के आधार पे, वोटिंग राइट, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार ने वोटिंग राइट के आधार पे उनको बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया है और एक लिमिटेड एडवोकेट्स को ये सुविधा दी गई है। मेरा प्रयास रहेगा कि सबको ये सुविधाएं मिले, एक सम्मानजनक तरीके से मिले, और जो बीसीडी में जो भी अधिवक्ता एनरोल्ड है उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका ये राइट है, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यानी कि आप सबको समान सुविधा देने के पक्ष में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो बाहर से आके रहते हैं, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, वो सब हमारे भाई है, और बीसीडी में एनरोल होने के बाद हम सब का एक समान राइट है, सबको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। मतलब अधिवक्ता है तो अधिवक्ता होने की उसे पूर्ण रूप से सुविधा प्राप्त हो। काला कोट पहन लिया तो हम सब एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना रंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना रीजन के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे। मेरा मानना ये काला कोट ही हमारी पहचान है। yes. अब एक लास्ट बात, हम मंजीत माथुर जी से एक बात जानना चाहते हैं, क्या इनके दिल में एक संदेश मेरी दिल्ली मेरे शान की ओर से अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए, या कोई अपील? मैं अपने सारे जो आरसीबी के मेंबर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को एक बार सेवा का मौका दे, मेरे को सपोर्ट करे, और एक सेवा का मौका दे। मैं इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूँगा, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूँगा, और जो बेहतरीन जो मेरे से हो सकता है और जो एजेंडा मैंने आपको बताया उस पर खरा उतरूँगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। ठीक है सर। ये थे हमारे साथ मंजीत माथुर जी, जो कि एक लंबा अनुभव रखते हैं सामाजिक रूप से, अधिवक्ता के रूप में। एक ये कहें कि ये सह सचिव भी रहे हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि अगर ये जीत के आते हैं तो ये आने वाले समय में जो अधिवक्ता भाइयों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे महिला अधिवक्ताओं को भी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए आप यहीं विदाई लेता हूं आप लोगों से। एक बार फिर मिलूंगा आपसे खास शख्सियत के साथ। नमस्कार। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूतकरण, किशनकांत राघव के साथ। सर, आपका नाम? अशोक वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं रोहिणी बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल। तो आपकी निगाह में कौन कौन सी समस्याएं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं ऐसे कि आपको लगता है कि ऐसे उम्मीदवार आगे आने चाहिए?
देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि बार और बेंच के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमें ऐसी बॉडी चाहिए जो बार और बेंच के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के चले, एडवोकेट का वेलफेयर कर सके, और जो सैनिटेशन या वकीलों की जो एक नॉर्मल समस्याएं होती हैं उनका निपटारा जीतने के बाद, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता, वो पूरी बार का होता है, तो उसके पूरी बार का वेलफेयर ध्यान में रखते हुए काम करे, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 2010 के अंदर मंजीत माथुर जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीत चुके हैं। इनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा था बतौर मतलब जॉइंट सेक्रेटरी। इन्होंने सबको सीनियर जूनियर उनके साथ मिलकर काम किया और बार के वेलफेयर के लिए उसके बाद भी आज तक हर किसी विषय के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और वकीलों की समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो अब हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, जानेंगे ये मंजीत जी के बारे में क्या इनका कहना है और क्या अनुभव हो रहा है। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम रजनीश मान है। मैं जैसा कि आप जानते हैं अभी रोहिणी कोर्ट के अंदर चुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। तो क्या आपने मंजीत जी का नाम सुना है? हाँ जी, वो पहले भी बार के पदाधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी युवाओं की काफ़ी मदद की है, चैम्बर प्रोवाइड करते हैं बिठाने के लिए, सबकी काफ़ी टाइम से पहले से ही मदद कर रहे हैं। बैठने के लिए जगह नहीं होती है, यंगस्टर्स के लिए काफ़ी मदद करी है काफ़ी टाइम से। अपना चैम्बर उनको यंगस्टर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं और भी जो भी उनकी नीड्स होती हैं यंगस्टर्स की, उनके सबके लिए मदद करते हैं। आप अपना नाम? मेरा नाम हिमांशु माथुर है। जैसा कि आप जानते हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी पदों पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। तो अभी हमने कुछ समय पहले भी बात करी मंजीत जी से। मंजीत माथुर जी का जा रहे हैं, कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ मैं, वो काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है। जैसा कि हम यंगस्टर्स यहाँ पे आते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, तो उस दौरान हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि हम बिल्कुल एक न्यू कमर्स होते हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो उस दौरान अगर हमें कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, तो वो हमारी मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए जो उनसे हर संभव प्रयास होते हैं, मान लो सहयोग करते हैं अपनी तरफ से, जो वो कर सकते हैं हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने उन्हें कभी आमंत्रित किया हो या कोई समस्या लेके उनके पास गए हो तो उन्होंने आपकी बात सुनी? बिल्कुल सुनिए जी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में भी मेरे साथ एक कोई समस्या थी पर्सनली परिवार की, वो साथ खड़े रहे थे, उन्होंने वहाँ पे भी मदद करी थी हमारी। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सिस्टम के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एक हम्बल इंसान है, काफ़ी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो आपको लगता है कि युवाओं को उन्हें समर्थन मिलेगा? बिल्कुल समर्थन मिलेगा और सबको समर्थन करना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए और क्या देखते हैं आप चुनाव? देखो भैया, हम लोग तो हैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। हम ये चाहेंगे कि हमेशा जो अधिवक्ताओं के प्रति जो है सजग रहे और अधिवक्ताओं के लिए जो है सोचे, और जो है वो राजनीतिक तरीके से हमेशा प्रेरित ना रहे। ठीक है, यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक बार चुनाव जीत गए, अधिकारी बन गए हैं, उसके बावजूद भी बार बार आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो लगातार जुझारू टाइप का अधिवक्ता है और जो अधिवक्ताओं के लिए जो है कुछ करना चाहता है, और अब हमारे यहाँ पे जो है, मैं तो एक कैंडिडेट है सेक्रेटरी में मंजीत माथुर, मैं उनको पाता हूँ कि जो है कि उनका बड़ा ही सरल स्वभाव है और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है वो लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए भी हैं और अच्छे मनीषी और अच्छे ज्ञान वाले जो है अधिवक्ता हैं। और जो है उन्होंने लगातार कई वर्षों से जो है अधिवक्ताओं के बीच में हर वक्त हर सुबह शाम जो है उनकी मदद करने की कोशिश करी है, वो भी मैदान में हैं। और अगर मेरी आप राय माने तो मैं उनको जो है हर तरीके से जो है उस सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए जो है उचित मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो है वही होने चाहिए इस देश के इस रोहिणी बार जी। जैसा कि उन्होंने अपनी राय रखी है। अभी हमारे साथ एक और हैं अधिवक्ता, इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार के इनको अपने उम्मीदवार चाहिए या कहेंगे पदाधिकारी। सर नमस्कार, क्या नाम सर आपका? नमस्कार, असीम भारद्वाज मेरा नाम है। असीम जी, अभी चुनाव हो रहा है, आपको जानकारी है? जी बिल्कुल है, और काफ़ी समय बाद हो रहा है, और जो कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था और डिले से हो रहा है काफ़ी, परंतु अब हो रहा है और उम्मीद है कि 26 को इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। कुछ उम्मीदवारों की जानकारी? हाँ सर, बिल्कुल है सर, उम्मीदवार अच्छे खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के और वकीलों के हित में काम करे, ना ही अपने स्वार्थ के लिए काम करे, जो यहाँ पर अवेलेबल भी रहे और उनके लिए ही सर्वोपरि रखे, ना कि अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करे।
सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनेकों क्या कहते हैं यहाँ पे स्टम उम्मीदवार हैं, आप कहाँ किस चीज़ को मानते? देखिए, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कई अच्छे उम्मीदवार हैं, परंतु जो मुख्य भूमिका रहती है वो बार में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की रहती है। तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऐसे होने चाहिए जो कि किसी वर्ग विशेष के साथ ना चलें, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि पीछे कुछ ये ना लगे किसी को कि ये सिर्फ हमारे लिए ही कर रहे हैं। सबको साथ रहे, सबके साथ लेके चले और सबके विचारों सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सबके, और सबको चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जितना सीनियर का सम्मान होना चाहिए उतना ही जूनियर के भी प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। आपकी निगाह में कौन मेन आगे चल रहे हैं? देखो सर, मैं अभी इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा, हर आदमी मेहनत कर रहा है, परंतु हम जो देख रहे हैं कि सेक्रेटरी पोस्ट पे मंजीत माथुर जो है पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से 2-2.5 वर्षों से लगे हुए हैं, काफ़ी समय से, और वो पोस्ट के नहीं वकीलों के बीच में काफ़ी एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं अपना। ठीक है सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि माथुर साहब हैं और जो कि इस टाइम एक अनुभवी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वकीलों के लिए कार्य किया है।